हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में एक घर का इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन के सरकार के द्वारा लंबे समय से चलाई जा रही वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत वहां पर ऐसा दुष्परिणाम देखने को हमको चीन में मिल रहा है कि वहां पर लड़कों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है और लड़कियों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, जिसके चलते शादी के लिए लड़कियों के द्वारा लड़कों से बहुत सारे उल्टे सीधे मांग किया जा रहा है, जिसमें कि भारी भरकम दहेज का मांग भी शामिल है। चाइना में वर्तमान में लड़कों के सामने ऐसी स्थिति आ चुकी है कि उनके पास अगर खुद का घर ना हो और भारी भरकम दहेज का पैसा ना हो लड़कियों को देने के लिए, तो फिर वहां पर लड़कों का शादी लगना ऐसे कंडीशन में बहुत मुश्किल हो चुका है। हमारे भारत में इतनी गंभीर स्थिति तो नहीं है, परंतु इससे मिलता जुलता कुछ स्थिति तो जरूर है। आज का ये वीडियो मेरा देश के स्पेशल कुंवारे लड़कों के लिए डेडिकेटेड रहेगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लड़के अपने कॉलेज के पढ़ाई के दौरान रूममेट के साथ तो रहे ही होंगे ना। दोनों मिलकर कमरे का आधा किराया तो देते थे ना। अब मान लीजिए कि आपके साथ रहने वाला रूममेट एक लड़का ना होकर एक लड़की हो, तो क्या पूरा रूम का आप अकेला किराया देंगे? उस लड़की से आधा किराया नहीं मांगेंगे? मांगेंगे ना। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लड़का और एक लड़की, मतलब कि एक अनमेरिड कपल रूममेट के रूप में कहाँ रहते हैं? आपको तो ऐसे ही लगता होगा ना। अब आप में से मेरे ऐसे व्यूअर्स जो कि शहरी रहन सहन और शहरी कपल के मध्य पाए जाने वाले रिलेशनशिप से अनजान हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आईटी प्रोफेशनल रहते हैं। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पीजी होते हैं जहाँ पर आईटी कंपनी में काम करने वाले कपल रूममेट के रूप में रहते हैं। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप पुणे के हिंजेवाड़ी चौक और उससे लगे हुए लक्ष्मी चौक में जो आसपास जितने भी पीजी होते हैं वहां पर जाकर आप पता कर लीजिए, आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। अगर आप एक कपल हैं तो 10 से 15 हजार महीना में उस एरिया में आराम से 1 महीने का रहना खाना आराम से कर सकते हो। मैं खुद बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के फेस 1 में, जहां पर जिस पीजी में रह रहा हूं, यहां पर मेरे पड़ोस में जितने भी कपल्स रहते हैं पूरा आईटी कंपनी में काम करने वाले अनमेरिड कपल्स ही हैं। यहां पर तो माहौल ऐसा है कि अगर आप किसी रूम में 2 लड़के या 2 लड़कियां रहेंगे तो फिर यहां पर जितने कपल्स हैं आपको गलत नजर से देखेंगे। वो ये सोचेंगे कि आप लेस्बियन हो या फिर आप गे हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेस 1 में मैं जिस बिल्डिंग में अभी रह रहा हूं वहां पर पूरा आईटी प्रोफेशनल है और पूरा आईटी प्रोफेशनल के बीच इस प्रकार का खुला माहौल बहुत ही आम है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक और नई जानकारी देना चाहता हूं। ऐसे लड़के जिनके पास पैसा तो भरपूर है परंतु फिर भी उनसे कोई लड़की पट नहीं रही है, तो फिर वो इसी पीजी में आकर रहते हैं और फिर कुछ दिनों बाद ऐसे होता है कि इस प्रकार के खुले माहौल में रहने के चलते जो सिंगल लड़के होते हैं उनको एक नई बंदी आराम से मिल जाती है। अगर आपको भी बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेस 1 के इस स्पेशल बिल्डिंग में आकर स्टे करना है और आप भी एक नई लड़की पटाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिए। मैं आपको इस जगह का पता जरूर दूंगा। अब आपको मेट्रो सिटीज में लिव इन में रहना है या फिर शादीशुदा कपल के रूप में रहना है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस अब देने जा रहा हूं। अगर आपकी मेट्रो सिटी में कोई न्यू गर्लफ्रेंड बन चुकी है और आप उसके साथ लिव इन में रहने का प्लान बना रहे हैं, तो मेरी आपको सलाह है कि आप ओए रूम में जाकर उसका ट्रायल रन ले लीजिए। मेरा मतलब आपके जेब में पैसा हो तो भी आप गर्लफ्रेंड को बोलिए कि यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, अभी होटल के रूम का किराया तू दे सकती है क्या? अगर आपकी गर्लफ्रेंड एक दिन का होटल का रूम का किराया देने से मना कर रही है तो फिर आप 100% समझ जाइए कि आप उसके साथ फ्लैट में लिव इन में रहना चाहते हैं, तो फिर वह आपको फ्लैट का आधा किराया कभी नहीं देने वाली है। अब आपकी फ्यूचर में होने वाली वाइफ के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। अगर आप लव मैरिज करने जा रहे हैं और आपकी जो होने वाली वाइफ है
वो बेरोजगार है, तो आप अपने वाइफ से कहिए कि यार जब तेरा जॉब लग जाएगा उसके बाद शादी करूंगा, क्योंकि इससे पहले जो मेरी एक्स थी जो कि मेरे संग यहाँ रहती थी वो रूम का आधा किराया देती थी, लेकिन तुम अगर भी जॉब नहीं कर रही हो और रूम का आधा किराया नहीं दोगी तो फिर ऑटोमेटिक तुम्हारा पोजीशन मेरे एक्स से नीचा हो जाएगा और मैं तुमको अपने एक्स से बढ़ के मानता हूं, तो इसलिए मैं तुमको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ऊंचा उठाना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जॉब करो और जॉब करने के पश्चात यहां पर रूम का आधा किराया दो। इस प्रकार की लव मैरिज में अपने होने वाली वाइफ की तारीफ कीजिए तो आपकी वाइफ को बुरा भी नहीं लगेगा और वहां पर जो अभी अपने रूम का आप पूरा किराया देने वाले थे वहां पर दोनों का किराया का बंटवारा इस प्रकार से बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड जॉब कर रही है और उससे आप फ्यूचर में लव मैरिज करने वाले हैं तो फिर आप अपने गर्लफ्रेंड और अपने मध्य इस प्रकार का टर्म बना के रखिए कि एक महीना रूम का किराया मैं दूंगा, दूसरे महीना रूम का किराया तू देगी। अब मान लीजिए कि आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है और लड़की के घर वाले आपसे सवाल कर रहे हैं कि तुम इतने दिन से नौकरी कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तो फिर अपने खुद के पैसे से तुमने घर तो बनाया ही होगा ना। तब आप लड़की के घर वालों को जवाब दीजिए कि मेरे पास आलीशान घर खरीदने के लिए पैसा ऑलरेडी है, लेकिन पहले मैं अपने वाइफ से पूछना चाहता हूं कि तेरे को किस प्रकार का घर पसंद है, तुझे कौन सा घर पसंद है। पहले अपने वाइफ से राय जानना चाहता हूं, उसके बाद ही घर खरीदूंगा। अगर आज के दिन मेरी वाइफ बोल देती है कि ये घर मुझे पसंद है तो तुरंत रजिस्ट्री करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें। लेकिन उसके साथ ये बात भी बोलिए कि जो घर का रजिस्ट्री मैं करवाने जा रहा हूं उस घर में मेरी होने वाली वाइफ का भी तो पार्टनरशिप होना चाहिए ना। वहां पर मैं जो अभी मेरी होने वाली वाइफ होगी वहां पर उसके साथ करना चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टी को मैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्ट्री करवाना चाहता हूं और ज्वाइंट प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्ट्री करवाऊंगा तो होगा क्या, दोनों का 50-50% का पार्टनरशिप होना चाहिए ना। मान लो कि घर 50 लाख का है तो 25 लाख मेरे वाइफ का हिस्सा और 25 लाख मेरा हिस्सा होना चाहिए ना। और वहां पर अगर लड़की घर वाले बोलते हैं कि नहीं हमारी बेटी तो ऐसे नहीं कर पाएगी, तो आप भी बोलिए कि सर जिस प्रकार से मैं जॉब कर रहा हूं उसी प्रकार से आपकी बेटी भी जॉब कर रही है। मैं अपने जॉब के जो किस्त है, जो मैं सैलरी बनता है उसको जो किस्त बनेगा उसी से तो होम लोन का किस्त मैं पटाऊंगा ना, तो उसकी भी तो सैलरी बन रही है ना, तो उसकी जो सैलरी रहेगी उससे भी होम लोन का किस्त कटेगा। तो मैं कोई गलत बोल रहा हूँ क्या? इस प्रकार की बात आप अपने जो अरेंज मैरिज से करने वाले हैं उसके घर वालों के साथ इस प्रकार से बात रखिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि जो गरीब घर के लड़कियां हैं और जो आपके गरीब ससुर बनने वाले हैं और गरीब के साथ साथ जो लालची भी है वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि फ्री में काम यहां नहीं बनने वाला है, मेरे से डबल चालाक ये है जो कि सामने बैठा हुआ है। अब दूसरी कंडीशन आपके सामने बताता हूं। मान लीजिए कि लड़की बेरोजगार है और उसके घर वाले आपसे शादी की बात रखने आए हैं और वो आपसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा खुद का कोई घर है क्या, तो फिर आप लड़की के पिताजी को बोलिए कि सर जब आप अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं तो वहां पर आप बहुत भारी भरकम खर्चा तो करने ही वाले हैं ना। आप टेंट गड़ाने में, लोगों को खिलाने पिलाने में भारी भरकम खर्चा करने वाले हैं, ये तो बात श्योर है ना। मैं आपके सामने केवल इतना बात कहना चाहता हूं कि आप टेंट का भारी भरकम खर्चा मत कीजिए, केवल 1 लाख में खाना पीना टेंट का निपटा दीजिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम यह कीजिए कि जो अभी आप खर्चा करने वाले हैं यह पैसा अपनी बेटी के लिए एक घर के रूप में खर्चा कीजिए। शादी के बाद आपकी बेटी और मैं दोनों साथ में ही तो रहने वाले हैं ना, तो फिर वहां पे मैं चाहता ये हूं कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी बनेगी ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी बने। अब 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो 50 लाख में 25 लाख मैं डाल रहा हूं, 25 लाख आप डाल दीजिए। ये आपकी बेटी और मेरा दो ज्वाइंट प्रॉपर्टी ही रहेगा ना। इसी प्रकार से चलते रहेगा सुखमय जिंदगी और लोन का किस्त आराम से पटेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हुआ ज्ञान पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।